हेलो फ्रेंड्स। मैं डॉक्टर सपना गुप्ता दत्ता आज वर्ल्ड कैंसर डे पे कैंसर के बारे में बात करूंगी कि कैंसर के क्या साइन एंड सिम्टम्स होते हैं। मैं क्योंकि एक रेडिएशन एंड मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट हूँ, इसलिए मेरे पास जो कॉमन कैंसर्स आते हैं वो स्पेशली जो ओरल कैंसर्स पेशेंट मेल में और जो फीमेल है उनमें मेनली सर्वाइकल कैंसर या फॉलोड बाय ब्रेस्ट कैंसर। तो आज हम ये बात करेंगे कि जो सबसे कॉमन क्वेश्चन जो मेरे सारे पेशेंट्स का होता है वो ये होता है कि मैम ये कैसे जानेंगे कि कैंसर कैसे पता लगेगा कि हमको कैंसर है। तो कैंसर सिम्टम्स आर क्वाइट वेरिड एंड डिपेंड ऑन वेयर द कैंसर इज लोकेटेड। सिर से लेकर पैर तक देयर आर 100 डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैंसर और ये 100 डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैंसर जो भी कैंसर जिस ऑर्गन में लोकेटेड होता है उसी के अकॉर्डिंग उसके सिम्टम्स होते हैं। जैसे कि अगर हम ब्रेन हेड से शुरू करें तो सबसे पहले आता है ब्रेन ट्यूमर, फॉलोड बाय ओरल कैंसर जो कि हमारी ओरल कैविटी में होता है, जैसे टंग का कैंसर हो गया, चीक का कैंसर हो गया। उसके बाद हमारा नेजोफेरेंजियल एरिया, फेरेंजियल एरिया, लैरेंजियल एरिया जहां पर कार्सिनोमा लैरिंग्स होता है, कार्सिनोमा फेरिंग्स होता है। उसके अलावा इसोफेजियल कैंसर एंड चेस्ट में लंग कैंसर एंड फॉलोड बाय सर्वाइकल कैंसर। इसके अलावा हमारे जीआई के कैंसर्स होते हैं जैसे गैस्ट्रिक कैंसर, गॉल ब्लैडर कैंसर और इसके अलावा यूरिनरी ब्लैडर कैंसर, कोलोरेक्टल कैंसर एंड एनल कैंसर। जो मोस्ट कॉमन कैंसर हमारे देश में होता है वो सबसे कॉमन मेल्स में ओरल कैंसर होता है जिसे हेड एंड नेक कैंसर में आता है और फीमेल्स में सर्वाइकल कैंसर फॉलोड बाय ब्रेस्ट कैंसर होता है। पर अभी मेट्रोपॉलिटन सिटीज में सब जानते हैं कि ब्रेस्ट कैंसर इज मोर कॉमन देन द सर्वाइकल कैंसर। इसके अलावा स्किन कैंसर हो सकते हैं, बोन ट्यूमर्स हो सकते हैं, लिम्फोमास या ल्यूकीमियास हो सकते हैं जिसे हम ब्लड कैंसर भी कहते हैं और मल्टीपल माइलोमा कैंसर। मल्टीपल माइलोमा वो ट्यूमर होता है जो जनरली रिप्रेजेंट तो बोन में करता है, बोन में डिजीज दिखाई देती है पर होता वो ब्लड का है। एंड इसके अलावा बहुत सारे अदर टाइप्स ऑफ भी कैंसर्स होते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि थंब रूल ऑफ कैंसर सिम्टम्स है क्या। देयर इज अ थंब रूल ऑफ सिम्टम्स ऑफ कैंसर इज एनी अल्सर, एनी अल्सर इन एनी ऑर्गन इन बॉडी, कहीं भी बॉडी के किसी भी पार्ट में कोई भी अल्सर अगर 3 वीक्स तक हील नहीं कर रहा है, भर नहीं रहा है घाव, या कोई भी ट्यूमर या घाव भर नहीं रहा है तो वो कैंसर हो सकता है। या कहीं से भी अनयूजुअल ब्लीडिंग और डिस्चार्ज हो रहा है, चाहे वो इसोफेजस से यानी कि खाने की नली से कैंसर यानी वॉमिटिंग में ब्लड आ रहा है, या कफ में ब्लड आ रहा है, या पेशाब के रास्ते ब्लड आ रहा है, या फिर आपको लेट्रिन के रास्ते ब्लड आ रहा है। अगर कहीं से भी अनयूजुअल ब्लीडिंग हो रही है या सर्वाइकल डिस्चार्ज आ रहा है या ब्लीडिंग हो रही है, ठीक है, तो ऐसे में कहीं से भी अनयूजुअल ब्लीडिंग और डिस्चार्ज हो रहा है जो कि ट्रीटमेंट लेने के बाद भी 3 हफ्ते ट्रीटमेंट लेने के बाद भी ठीक नहीं हो रहा है और सिम्टम्स परसिस्ट कर रहा है, तो वो कैंसर हो सकता है। अब हम ये जानेंगे कि ये तो हो गया अल्सर और अनयूजुअल ब्लीडिंग और डिस्चार्ज। तो अब लम्प्स और ब्रेस्ट में, ब्रेस्ट ट्यूमर में हम जैसा कि ब्रेस्ट में कोई भी गांठ हो जाती है तो हम डर जाते हैं कि अरे ये ब्रेस्ट कैंसर तो नहीं है। तो ब्रेस्ट के लिए मैं एक बात ये बताऊंगी कि ब्रेस्ट में लेस देन 30 इयर्स एज ग्रुप में कई बार फाइब्रो एडिनोसिस या फाइब्रो एडिनोमा होता है जिसे हम ट्यूमर से मिसअंडरस्टूड कर जाते हैं। तो ऐसे केसेस में हमें अपने डॉक्टर्स के पास या फैमिली फिजिशियन के पास जाना चाहिए। जैसे कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में ब्रेस्ट कैंसर के बारे में बहुत ही एक्सप्लेन करके बताया हुआ है। मैं उसका लिंक आपको नीचे दे दूंगी, उसे आप देख सकते हैं। तो हर ट्यूमर ब्रेस्ट में ब्रेस्ट कैंसर नहीं होता है, मोस्ट ऑफ द टाइम वो बिनाइन ट्यूमर होता है जो कि खतरनाक ट्यूमर नहीं होता है। तो मोस्ट ऑफ द टाइम हम डर के बताते नहीं हैं और धीरे धीरे वो ब्रेस्ट कैंसर में डेवलप हो सकता है। तो 70% टाइम ऐसा होता है कि वो फाइब्रोएडिनोमा होता है और उसको हम कैंसर समझ लेते हैं और परेशान हो जाते हैं। तो अगर कभी भी कोई लंप ऐसा हो जो कि लेस देन 30 इयर्स एज ग्रुप में है तो तुरंत आप अपने डॉक्टर के पास जाएं, वो एक हार्मोनल ट्रीटमेंट लेने पर ही ठीक हो जाता है। पर कभी कभी ब्रेस्ट में लेस देन 30 इयर्स हो या मोर देन 40 इयर्स एज ग्रुप हो, उसमें ब्रेस्ट कैंसर बहुत कॉमन होते हैं। और मोर देन 40 इयर्स एज ग्रुप में अगर कोई भी लंप है, कोई भी नोड है, या स्किन थिकनिंग है ब्रेस्ट में, या आर्मपिट में कोई गांठ है, तो वो ब्रेस्ट कैंसर हो सकता है। इसके बाद आया लंग कैंसर। लंग कैंसर के लिए हम ये जानते हैं कि अगर कफ में ब्लड आए तो वो लंग कैंसर हो सकता है। तो यहाँ पर एक बात मैं इम्फेसाइज करना चाहूंगी कि प्रॉब्लम क्या होती है कि हम कैसे मिसअंडरस्टूड कर जाते हैं कि हमें कैंसर है।
जैसे कि मैंने आपको बताया ओरल कैंसर जब हम होता है तो देख सकते हैं। उसको क्लिनिकली डॉक्टर देख सकता है कि मुँह में घाव है, तो मुँह में कोई भी घाव या कोई भी अल्सर या कोई भी ग्रोथ अगर वो 3 हफ्ते से ज़्यादा लगा रहा है और ठीक नहीं हो रहा है, तो वो कैंसर हो सकता है। तो ऐसे केसेज़ में हमें वहाँ से बायोप्सी करानी चाहिए और तुरंत ही ट्रीटमेंट कराना चाहिए। जैसे कि मैंने हमेशा कहा है कि अर्ली डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट इज़ द बेस्ट ट्रीटमेंट इन द कैंसर। अगर आप डायग्नोसिस अर्ली डायग्नोसिस बना लेते हैं, तो हम बहुत ही कम पैसों में इलाज करा सकते हैं और बहुत जल्दी ठीक हो सकते हैं और 100% ठीक हो सकते हैं। पर अगर वही कैंसर हमें एडवांस स्टेज में पता लगता है, तो वो हमारे लिए बहुत खतरनाक साबित होता है और उसके लिए ट्रीटमेंट करना भी पॉसिबल नहीं होता है और कभी-कभी ऐसा होता है कि उसके लिए ट्रीटमेंट अवेलेबल भी नहीं होता है। तो हम कैसे जानेंगे कि हमको कैंसर हो सकता है और कैसे हम मिसअंडरस्टूड करते हैं दूसरी बीमारियों से, ये मैं आज आपको स्पेशली बताना चाहूँगी। जैसे कि ओरल कैंसर के बाद मैंने जैसे अभी बताया कि लंग कैंसर में भी कफ में ब्लड आता है, पर आप सब जानते हैं कि ट्यूबरक्लोसिस में भी कफ में ब्लड आता है। तो जनरली जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो अपने फैमिली फिजिशियन या जनरल फिजिशियन के पास जाते हैं और सबसे पहले क्योंकि इंडिया में ट्यूबरक्लोसिस कॉमन है, तो सबसे पहले वो ये सोचते हैं कि ये ट्यूबरक्लोसिस है और वो ट्यूबरक्लोसिस का ट्रीटमेंट देते हैं। पर अगर ट्यूबरक्लोसिस का ट्रीटमेंट लेने के बाद भी 3 हफ्ते या 1 महीने के बाद भी सिम्पटम्स कम नहीं हो रहे हैं, कफ में ब्लड आना कम नहीं हो रहा है या कोई और दिक्कत हो रही है, तो आप सीटी स्कैन ज़रूर कराएँ और ये देखें कि कहीं वो लंग कैंसर तो नहीं है। और जनरली ऐसा होता है कि हम टीबी का ट्रीटमेंट लेते रहते हैं और इसके कारण हमें लंग कैंसर मोस्ट ऑफ द टाइम एडवांस स्टेज में पता लगता है। ऐसे ही उल्टी में खून का आना। तो उल्टी में खून का आना 2 कारण से हो सकता है। कभी-कभी बहुत गैस्ट्राइटिस हो या गैस्ट्रिक अल्सर होता है, उसमें भी उल्टी में खून आता है और अगर ईसोफेजियल कैंसर है या स्टमक कैंसर है, उसमें भी उल्टी में खून आता है। तो दैट इज़ मिसअंडरस्टूड बाय दैट ईसोफेजियल कैंसर और द गैस्ट्रिक कैंसर। तो ऐसे में हमको अगर लगातार हमारे बहुत टाइम से पेट में दर्द हो रही है और हम खाना खाते ही उल्टी हो जाती है या खाना खाने के 2-3 घंटे के बाद उल्टी हो जाती है या डिफिकल्टी इन स्वॉलिंग है, यानी कि आप लिक्विड तो ले पा रहे हैं पर सेमी सॉलिड डाइट नहीं ले पा रहे हैं या सॉलिड डाइट बिल्कुल नहीं ले पा रहे। जैसे पेशेंट्स आके हमसे बोलते हैं मैडम रोटी, सब्जी नहीं खा पाते हैं पर सिर्फ दूध और जूस पी पाते हैं। ऐसी केसेस में हमको इन्वेस्टिगेशन कराना चाहिए, एंडोस्कोपी करानी चाहिए, सीटी स्कैन करा के देखना चाहिए कि कहीं वो ईसोफेजियल कैंसर तो नहीं है या स्टमक कैंसर तो नहीं है। इसके अलावा स्टमक कैंसर के अलावा सबसे मोस्ट कॉमन जो होता है गॉल ब्लैडर कैंसर होता है। तो गॉल ब्लैडर कैंसर ये बिहार और इधर गोरखपुर बेल्ट साइड में बहुत ज़्यादा कॉमन होता है। अ, उस गॉल ब्लैडर कैंसर में भी मालूम नहीं पड़ता मोस्ट ऑफ द टाइम गॉल ब्लैडर स्टोन समझ के पेशेंट जो है ट्रीटमेंट लेता रहता है या सर्जरी करा लेता है और बायोप्सी भी नहीं कराते हैं या गॉल ब्लैडर अगर आपका निकल भी गया है तो वो बायोप्सी के लिए नहीं जाता, उसमें ये नहीं मालूम पड़ता कि वो स्टोन ही है या फिर वो कैंसर है। तो ऐसे में अगर आपको गॉल ब्लैडर स्टोन है और उसके लिए आप गॉल ब्लैडर ऑपरेट करा रहे हैं, तो ऑलवेज़ वो स्पेसिमेन को आप बायोप्सी के लिए ज़रूर भेजें कि कहीं उसमें कैंसर का कोई पुट तो नहीं है या कोई अंश तो नहीं है कैंसर का। और अगर आपका ऑपरेशन हो जाता है, सब नॉर्मल है तो ठीक है, नहीं तो मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है कि गॉल ब्लैडर कैंसर में सिम्पटम्स बहुत ही वेग होते हैं। मालूम नहीं पड़ता है, सिर्फ़ क्या होता है जब भी आप खाना खाते हैं तो गैस बहुत बनती है या उल्टी जैसी फीलिंग होती है, वेट लॉस होने लगता है। कभी भी आप ऑयली फूड खाएँगे या कभी भी स्पाइसी फूड खाएँगे तो आपको बहुत ज़्यादा गैस बनेगा या उल्टी जैसी फीलिंग होगी और या फिर अगर थोड़ा-सा भी एडवांस स्टेज में हो जाता है तो जॉन्डिस डेवलप कर सकता है। जॉन्डिस में भी मालूम नहीं पड़ता ये हेपेटाइटिस की वजह से है या लिवर कैंसर की वजह से है या गॉल ब्लैडर कैंसर की वजह से है। तो ऐसे में एक सिंपल अल्ट्रासाउंड करा के आप देख सकते हैं कि कहीं ये गॉल ब्लैडर कैंसर तो नहीं है। गॉल ब्लैडर कैंसर देखने के लिए आपको बहुत हायर इन्वेस्टिगेशन की शुरू में ज़रूरत नहीं होती है। आप सिंपल एक अल्ट्रासाउंड से ये पता कर सकते हैं कि गॉल ब्लैडर कैंसर है या गॉल ब्लैडर स्टोन है। अब गॉल ब्लैडर कैंसर के बाद सबसे ज़्यादा जो कॉमन होता है वो होता है कोलोरेक्टल कैंसर या एनल कैंसर। इसमें भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है, चेंज इन बाउल हैबिट्स यानी कभी कॉन्स्टिपेशन, कभी डायरिया या आपको कभी-कभी लैट्रिन में खून आ जाता है। तो इस कैंसर को हम कैसे मिसअंडरस्टूड करते हैं क्योंकि पाइल्स जिन लोगों को होते हैं, क्रॉनिक पाइल्स की हिस्ट्री होती है। उस क्रॉनिक पाइल्स की हिस्ट्री में भी अक्सर ऐसा होता है कि स्टूल में ब्लड आता है, आपके लैट्रिन में ब्लड जाता है। तो हम मिसअंडरस्टूड कर जाते हैं, हमें ये लगता है कि अरे ये पाइल्स की वजह से ब्लड आ रहा है या कभी-कभी बहुत ज़्यादा कॉन्स्टिपेशन हो रहा है या डायरिया हो रहा है। तो मैं यहाँ पर ये बात बताना चाहूँगी कि ज़रूरी नहीं है कि पाइल्स में ही ब्लड आता है या
उसमें ही कॉन्स्टिपेशन या डायरिया होता है। अगर आपको रेक्टल कैंसर या कोलोरेक्टल कैंसर है या फिर आपको एनल कैंसर है, उसमें भी आपके सेम सिम्पटम्स आएँगे। पेन होगा वहाँ पर, लैट्रिन की साइड पर पेन होगा, ब्लीडिंग होगी या फिर जो है कॉन्स्टिपेशन या डायरिया होगा। और ये बहुत ज़्यादा कॉमन इरिटेबल बाउल सिंड्रोम में भी होता है, जिसका ट्रीटमेंट बहुत ही सिंपल होता है। तो वी हैव टू डिफाइन दिस। हमको इस बात को सेपरेट करना होगा, इस बात को जानना होगा कि हमको अल्सरेटिव कोलाइटिस है, क्रोन्स डिजीज़ है या सिंपल पाइल्स हैं या इरिटेबल बाउल सिंड्रोम है या हमें कार्सिनोमा है। इसके लिए हम एंडोस्कोपी करा सकते हैं, कोलोनोस्कोपी करा सकते हैं, सिग्मोइडो कोलोनोस्कोपी करा सकते हैं या सिंपल सीटी या एमआरआई करा के भी देख सकते हैं कि हमको इंटेस्टाइनल कैंसर तो है या नहीं है। तो ये कुछ ऐसे कैंसर हैं जिसमें हम बहुत ज़्यादा पता नहीं कर पाते हैं जल्दी कि ये कैंसर ही है, क्योंकि इसके बहुत सारे सिम्पटम्स ऐसे होते हैं जो कॉमनली सब में मिल जाते हैं और कॉमनली जो छोटी-मोटी बीमारियाँ होती हैं उससे रिलेट कर जाते हैं। तो इसका थंब रूल यही है कि आपको कोई भी सिम्पटम या कहीं भी ब्लीडिंग होती है, कहीं भी अल्सर होता है और अगर वो 3 हफ्ते तक लगातार बना हुआ है और ट्रीटमेंट लेने के बाद भी ठीक नहीं हो रहा है, तो आप अपने दिमाग में एक बात ज़रूर रखें कि ये कैंसर हो सकता है। और अगर ये कैंसर है, तो इसके लिए जो उनके स्पेशलिस्ट हैं, उनको जाके दिखाइए, चाहे गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट को, चाहे चेस्ट फिजिशियन को। और फर्दर उसमें हायर इन्वेस्टिगेशन करके वी यू हैव टू फाइंड आउट कि ये कैंसर तो नहीं है। क्योंकि अगर हमारा अर्ली डायग्नोसिस बनेगा या शुरुआती स्टेज में, स्टेज 1 या 2 में ही हमें मालूम पड़ जाएगा कि ये कैंसर है, तो हम उसको प्रॉपर ठीक कर सकते हैं और 100% रिस्पॉन्स मिल सकता है हमको। ऐसे ही अगर हमारी बॉडी के अंदर कहीं भी वॉट या मोल है, यानी पहले से कोई मस्सा है और वो मस्सा सालों से है, पर अचानक वो साइज़ में बढ़ जाता है या उसमें ब्लीडिंग होने लगे, तो वो कैंसर में तब्दील हो रहा है, वो कैंसर हो सकता है। इसके अलावा स्किन कैंसर, जैसे मैंने आपको बताया, जो सनलाइट होती है, तो सनलाइट में कभी-कभी ऐसा होता है कि सनलाइट की वजह से मेलानोमा हो जाता है या स्किन कैंसर हो सकते हैं, तो वो स्किन कैंसर बहुत कॉमन है। तो ये स्किन कैंसर जो है इट्स वेरी कॉमन। ये ज़्यादातर वेस्टर्न कंट्रीज़ में कॉमन होता है, इंडिया में इतना कॉमन नहीं है। इसके अलावा कुछ कैंसर ऐसे होते हैं जैसे लिम्फोमास, ल्यूकीमियाज़, ये ब्लड कैंसर होते हैं, जिसको हम सिंपल ब्लड इन्वेस्टिगेशन के थ्रू जान सकते हैं और इसके सिम्पटम्स मैं आगे बताऊँगी आपको कि क्या सिम्पटम्स हो सकते हैं, जिसके द्वारा हम जान सकते हैं कि ये कैंसर हो सकता है। तो अब ये मैं कुछ पिक्चर्स आपको दिखा रही हूँ, जिसमें आपको एक आइडिया लगेगा कि ये पिक्चर्स देखने पर कि कैसे कैंसर हो सकता है या कैंसर कैसे दिखता है। तो ये है ओरल कैंसर, ये कैंसर नहीं है, ये प्री ल्यूकेमिक चेंज है, प्री कैंसरस चेंजेज़ हैं जिसे ल्यूकोप्लेकिया कहते हैं। ये पिक्चर मैं आपको इसलिए दिखा रही हूँ क्योंकि बहुत ही कॉमन है इंडिया में, जो लोग बहुत तम्बाकू खाते हैं, मुँह में तम्बाकू लगाते हैं या सिगरेट स्मोकिंग बहुत करते हैं, उनको ये ल्यूकोप्लेकिक चेंजेज़ हो जाते हैं। स्पेशली आप जौनपुर साइड जाएँ, जहाँ पर बहुत ज़्यादा तम्बाकू खाया जाता है, वहाँ पर ये मुँह में अगर आपके व्हाइटिश पैच आ रहे हैं, चाहे टंग के ऊपर, चाहे टंग के नीचे, चाहे लिप्स के नीचे, ये सारे ल्यूकोप्लेकिक पैचेज़ जो आप ये देख रहे हैं, ये ल्यूकोप्लेकिक पैचेज़ जो आपके हैं, वो ये कैंसर तो नहीं है, पर ये आपके लिए वार्निंग साइन है। ये प्री कैंसरस चेंजेज़ हैं, जो कि बाद में कैंसर में तब्दील हो जाएँगे। तो इसमें अगर आपको ल्यूकेमिक चेंजेज़ आने शुरू हो गए हैं, तो आप सावधान हो जाइए। आपको तुरंत अपने डॉक्टर के पास जाना चाहिए, इसका प्रॉपर ट्रीटमेंट लेना चाहिए, तम्बाकू तुरंत बंद करना चाहिए। और अगर आप इसका ट्रीटमेंट इसी दौरान ले लेते हैं, तो आप कैंसर होने से बच सकता है, मुँह का कैंसर होने से बच सकता है आपको और आप सिर्फ़ दवाइयों से ही ठीक हो सकते हैं। ऐसे ही जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था, दिस इज़ अ ब्रेन ट्यूमर एंड ब्रेन ट्यूमर जब हम सीटी स्कैन कराते हैं, तो हमें पता लगता है कि ये ब्रेन ट्यूमर है। दिस इज़ द ट्यूमर पार्ट। ये कार्सिनोमा टंग है, ये कैंसर टंग का कैंसर है, टंग टंग के लेटरल पार्ट पर कैंसर है। आप देख रहे हैं ये कैसे अल्सरो इन्फिल्ट्रेटिव लीज़न है, कैसे डिप्रेशन बना हुआ है, ये स्वेलिंग है और ये वुंड है। ठीक है? ये ऐसे ही लंग कैंसर होता है, जब हम सीटी चेस्ट कराते हैं, तो हमें पता लगता है कि ये लंग कैंसर है। ये आपका लंग है दोनों और इसमें ये ट्यूमर है। इसके बाद मैं कुछ आपको कैंसर ऐसे बताना चाहूँगी, जिसमें ऑर्गन से रिलेटेड नहीं होते वो। सिंपल ऐसे सिम्पटम्स होते हैं जैसे वायरल फीवर हो। जैसे कि आपको फीवर आ रहा है, लगातार फीवर आ रहा है और आप बहुत ज़्यादा थकान महसूस कर रहे हैं और वेट लॉस लगातार हो रहा है। अगर आपका 10 वीक में या 1 महीने 3 महीने में 10 किलो से ज़्यादा वेट लॉस हुआ है, अगर आप डाइटिंग नहीं कर रहे हैं या आप कोई और ऐसा चीज़ नहीं कर रहे हैं जिससे वेट लॉस होना है, पर अचानक आपका वेट लॉस हो रहा है, फीवर आ रहा है, थकान फ़ील कर रहे हैं, तो आप डेफ़िनिटली
आप अपने डॉक्टर के पास जाएँ, सिंपल चेकअप कराएँ। अगर सिंपल रूटीन चेकअप आप ब्लड इन्वेस्टिगेशन भी कराते हैं, तो उससे पता लग जाता है आपको कि ये ब्लड कैंसर भी हो सकता है। तो अगर आपको ये सिम्पटम्स आ रहे हैं, तो ये ब्लड कैंसर भी हो सकता है। इसमें ब्लड कैंसर जो है ल्यूकीमिया कहलाता है, टेक्निकल टर्म इसकी ल्यूकीमिया है। ये 2 तरीके के होते हैं, एक्यूट एंड क्रॉनिक ल्यूकीमिया। एक्यूट ल्यूकीमिया में आपका जो है ज़्यादातर ये बच्चों में एएलएल जो होता है, बच्चों में ज़्यादा होता है और एक्यूट ल्यूकीमिया थोड़ा-सा खतरनाक होता है क्रॉनिक ल्यूकीमिया से। तो हर ब्लड कैंसर बहुत खतरनाक नहीं होता। अगर आपको सीएमएल है या सीएलएल है, तो आपके ठीक होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं कंपैरेटिव टू एक्यूट ल्यूकीमिया, एक्यूट ब्लड कैंसर। इसके अलावा 2 तरीके के कैंसर और होते हैं, जिसे ब्लड कैंसर में ही लाते हैं, जैसे हॉजकिन्स लिम्फोमा एंड नॉन हॉजकिन्स लिम्फोमा। जो हॉजकिन्स लिम्फोमा होता है, हॉजकिन्स डिजीज़ होती है, ज़्यादातर बच्चों में होती है और ये ज़्यादातर 5 साल से छोटे बच्चों में बहुत ज़्यादा होती है या 12 साल से छोटे बच्चों में बहुत ज़्यादा होती है और नॉन हॉजकिन्स लिम्फोमा बच्चों में भी हो सकता है, बड़ों में भी हो सकता है। इसमें भी कोई सिम्पटम्स नहीं आते हैं। इसमें फीवर ऑफ अननोन ओरिजिन, यानी कि आपको फीवर आ रहा है, पर हम किसी भी ब्लड टेस्ट से पता नहीं लगा पा रहे कि फीवर आ क्यों रहा है। इसमें मोस्ट ऑफ द टाइम काउंट कभी बड़ा भी हो सकता है, पर कभी-कभी नॉर्मल काउंट भी होता है, टोटल ल्यूकोसाइट काउंट नॉर्मल भी होता है, पर सिर्फ पेशेंट को फीवर आता है, बच्चे को फीवर आता है, बच्चे को थकान होती है, बच्चा लेथार्जिक हो जाता है और अगर आप स्पेशलिस्ट के पास जाते हैं और ध्यान से देखें तो ब्लड कैंसर के कंपैरिजन में जो हॉजकिन्स लिम्फोमा है, जो नॉन हॉजकिन्स लिम्फोमा और हॉजकिन्स लिम्फोमा है, उसमें बच्चे की कहीं ना कहीं जो शरीर में गांठें होती हैं वो बड़ी मिलेंगी। जैसा कि मैं आपको आगे पिक्चर में दिखाऊंगी कि कैसे हम गांठों को देख सकते हैं कि वो बड़ी हुई हैं और ये हॉजकिन्स है या नॉन हॉजकिन्स लिम्फोमा है और इसके साथ ही हम उसको स्टेजिंग भी करते हैं। और इसके लिए सबसे अच्छा जो इन्वेस्टिगेशन है, अगर हम ये सस्पेक्ट करते हैं कि ये हॉजकिन्स लिम्फोमा या नॉन हॉजकिन्स लिम्फोमा है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि बच्चे की एक गांठ को निकलवा कर उसको बायोप्सी के लिए भेजते हैं, उससे हमें कंफर्म हो जाती है बीमारी और हम एक होल बॉडी पेट स्कैन कराते हैं। उस पेट स्कैन से हमको क्लियर कट पता लग जाता है कि सिर से पैर तक बच्चे को कहाँ-कहाँ गांठें हैं और कौन सी स्टेज का ट्यूमर है। इसके अलावा कभी-कभी 30% लोगों में ऐसा होता है कि मेटास्टेसिस विद अननोन प्राइमरी, यानी कि कैंसर तो है, पर कैंसर कहाँ से स्टार्ट हुआ है ये मालूम नहीं है। सिर्फ या तो कहीं पर गांठ नज़र आती है, चाहे वो नेक पर गांठ नज़र आए, चाहे एक्जिला में गांठ नज़र आए, जैसे आर्मपिट में गांठ नज़र आए या इंग्वाइनल लिम्फ नोड्स नज़र आए। तो ऐसे में जब हम उस गांठ का चेक कराते हैं, तो हमें पता लगता है कि उस गांठ में कैंसर तो है, पर जब हम पता करते हैं, तो हमें मालूम नहीं पड़ता है कि वो कैंसर आया कहाँ से है। या कभी-कभी सिंपल लिवर एनलार्ज होता है, स्प्लीन एनलार्ज होती है। मोस्ट ऑफ द टाइम ये ब्लड कैंसर में होता है, पर किसी और कैंसर में भी हो सकता है। ठीक है? तो ऐसा बहुत सारे लोगों में होता है जब वो सिम्टम्स तो किसी दूसरे ऑर्गन में प्रोड्यूस करते हैं, पर बीमारी कहीं और की होती है। जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि जैसे लंग कैंसर में क्या होता है कि आपके जो कफ होता है उसमें ब्लड आता है, पर कभी-कभी एडवांस स्टेज में ऐसा होता है कि हमको ये सिम्पटम नहीं आता। कफ में ब्लड नहीं आता, पर बोन फ्रैक्चर करके पेशेंट प्रेजेंट करता है। मेल जो होते हैं बोन फ्रैक्चर प्रेजेंट कर रहे हैं, तो हम सबसे पहले हमारा ध्यान जाता है कि आइदर इट इज़ अ लंग कैंसर और ये प्रोस्टेट कैंसर हो सकता है। ऐसे में जब हम फ्रैक्चर वाली साइड से या बोन की साइड से जहाँ से हम वहाँ का सीटी एमआरआई कराते हैं, उसके बाद वहाँ से बायोप्सी लेते हैं और उस बायोप्सी में हमको पता लगता है कि इसमें कैंसर सेल हैं, तो हम प्राइमरी पता करते हैं, यानी ये पता करते हैं कि उसका ओरिजिन कहाँ से हुआ उस कैंसर का। तो मोस्ट ऑफ द टाइम हमको पता लगता है कि लंग कैंसर है या प्रोस्टेट कैंसर है या और भी कहीं का कैंसर हो सकता है। जैसे रीनल कैंसर है, उसमें भी बोन में मेटास्टेसिस हो जाती है। इसके अलावा कभी-कभी न्यूरोलॉजिकल सिम्पटम आते हैं, यानी कि पेशेंट पैरालाइज़ करके आया। अब पेशेंट पैरालाइज करके आया, दोनों पैर पैरालिसिस हैं, तो ये मालूम नहीं पड़ता है कि ये पैरालिसिस क्यों है। ये सिंपल स्पाइन की प्रॉब्लम है या कहीं और की प्रॉब्लम है। तो पैरालिसिस, दोनों पैर में पैरालिसिस किसी भी वजह से हो सकती है। अगर ब्रेन ट्यूमर है, उसकी वजह से भी पैरालिसिस हो सकता है। स्पाइन में ट्यूमर है, तब भी पैरालिसिस हो सकता है या फिर कभी लंग में कैंसर है या स्टमक में कैंसर है या किडनी में कैंसर है और उसकी बीमारी बोन में चली गई है और बोन में कैंसर हो गया है उसकी वजह से, तो उसमें भी पैरालिसिस हो सकता है। तो अगर ये सब सिम्पटम्स आते हैं जो कि कॉमनली दूसरे सिम्पटम से भी मैच खाते हैं, तो ऐसे में सबसे अच्छा ये है कि आप स्पेशलिस्ट के पास जाएँ और रूल्ड आउट करें कि ये सिंपल सिम्पटम्स हैं या वहीं से रिलेटेड हैं या कहीं और से रिलेटेड हैं। तो जैसे कि मैंने आपको शुरू में पिक्चर्स दिखाई थी और ऐसे मैं आपको बता रही हूँ, दिस इज़ अ गॉल ब्लैडर कैंसर।
ये गॉल ब्लैडर कैंसर है। यहाँ पर जो है आप देख सकते हैं कि ये गॉल ब्लैडर है। यहाँ पर कभी-कभी स्टोन्स की वजह से ऑपरेट करना पड़ता है, पर मोस्ट ऑफ द टाइम यहाँ कैंसर भी हो सकता है। इससे वो लिवर में भी फैल सकता है, ये पूरे लिवर में फैल सकता है। इसके अलावा दिस इज़ अ स्टमक कैंसर, ये ईसोफेगस है। यहाँ पर अगर डिफिकल्टी इन स्वॉलिंग है, यानी कि खाना खाने में दिक्कत हो रही है, तो क्या होता है कि लिक्विड डाइट चला जाता है ट्यूमर की वजह से, पर सॉलिड नहीं जा पाता है। और यहाँ पर क्या होता है कि स्टमक में कैंसर है, तो क्या होता है कि आप थोड़ा-सा भी खाना खाते हैं, तो या तो उल्टी हो जाता है, या तो उल्टी हो जाता है, और या फिर जो है आपका ट्यूमर जो है वो हो जाता है, क्या कहते हैं, ट्यूमर की वजह से ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है। तो ये सब हो सकता है। तो ऐसे में आपका जो है, अब ये लिम्फोमा है। ये लिम्फोमा है, लिम्फोमा में आप देख सकते हैं कि ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ चेन ऑफ लिम्फ नोड्स हैं। तो ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ चेन ऑफ लिम्फ नोड्स हैं, ये आप देख सकते हैं, ये बहुत टेक्निकल टर्म है। तो कभी-कभी लिम्फोमा में जब बच्चे आते हैं हमारे पास, तो हम ये पैल्पेट करके देखते हैं, तो कभी सर्वाइकल में, कभी एक्सला में, तो कभी पेट में गांठें जो होती हैं वो इंक्रीज कर जाती हैं साइज में, इसे लिम्फोमा कहते हैं। ये ब्लड कैंसर का ही दूसरा रूप है, पर इसमें पेशेंट डरने की कोई बात नहीं होती है। अगर हॉजकिंस डिजीज है, जो कि ज्यादातर छोटे बच्चों में होती है, तो ये पूरी तरह ठीक हो जाती है। ताउम्र बच्चे बिल्कुल ठीक रहते हैं, इसलिए इसमें डरने की बात नहीं होती। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि समय रहते आप अपने डॉक्टर के पास जाएं। तो जैसे कि अगर सिर्फ सर्वाइकल लिम्फ नोड है, यानी सिर्फ नेक में लिम्फ नोड है, तो स्टेज 1 होता है। नेक में और एक्जुलम, आर्मपिट दोनों में लिम्फ नोड है, तो स्टेज 2 होता है। ये हमारा डायफ्राम होता है जो सेपरेट करता है स्टेज 2 को स्टेज 3 स्टेज 4 से। अगर हमारे को बॉडी के एक ही पार्ट में लिम्फ नोड है, तो स्टेज 2 तक होता है, पर बॉडी के दोनों साइड में लिम्फ नोड है, तो स्टेज 3 हो जाता है। जैसे एब्डोमिनल लिम्फ नोड है, तो स्टेज 3 होगा। और फिर अगर आपको मान लीजिए इंग्वाइनल लिम्फ नोड भी है, एब्डोमिनल लिम्फ नोड भी है, लिवर स्प्लीन भी बढ़ा हुआ है, तो स्टेज 4 होगा। ये बहुत ही एलाबोरेट करके मैं आपको बता रही हूँ, पर लिम्फोमा में डरने की बात नहीं होती है। मोस्ट ऑफ द लिम्फोमा ठीक हो जाते हैं, मोस्ट ऑफ द ल्यूकीमिया यानी ब्लड कैंसर भी ठीक हो जाते हैं। सिर्फ जरूरत है तो सिर्फ एक बात की, जरूरत है सिर्फ इस बात की कि हम सही टाइम पर डॉक्टर के पास जाएं और उनको प्रॉपर चेकअप कराएं। ये है सर्वाइकल कैंसर। सर्वाइकल कैंसर जैसे कि आप देख सकते हैं, सर्वाइकल कैंसर ये बच्चेदानी के मुंह का कैंसर होता है, जो कि इंडिया में बहुत ही कॉमन है। इसमें भी हम मिसअंडरस्टूड कर जाते हैं, जैसे मेंस्ट्रुअल साइकिल में अगर ब्लीडिंग बहुत ज्यादा हो रही है, और अगर इंटरमेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग हो रही है, यानी पीरियड्स के दो बीच के बीच में भी बहुत ज्यादा ब्लड जा रहा है, या ब्लीडिंग बहुत ज्यादा हो रही है और टाइम पीरियड सेम है, या टाइम पीरियड बढ़ गया है ब्लीडिंग सेम है, दोनों ही स्थिति में ये सर्वाइकल ट्यूमर हो सकता है, या बहुत ज्यादा आपको डिस्चार्ज आ रहा है वहां पर, तो ये सर्वाइकल कैंसर हो सकता है। इसलिए अपनी गायनेकोलॉजिस्ट से मिलिए, अपनी फिजिशियन से मिलिए और चेक कराइए। और अगर यहाँ पर ट्यूमर की संभावना है, जैसे कि ये ट्यूमर है, सर्वाइकल कैंसर है, अगर ट्यूमर की संभावना है तो वहां से बायोप्सी ली जाती है, एक छोटा सा टुकड़ा लिया जाता है। अगर जांच में कैंसर आता भी है, तो ये बहुत अच्छे से ठीक हो जाता है, स्टेज 3 तक भी ठीक हो जाता है। तो प्लीज कभी भी अपने सिम्टम्स को छिपाएं नहीं, तुरंत डॉक्टर के पास जाएं। दिस इज एनल कैंसर। ये आपका रेक्टम और एनल कैंसर है, जैसे कि आप जान सकते हैं। ये जो रेक्टम पार्ट है, ये एनल कैंसर है। तो इसमें भी जब ग्रोथ होती है, यानी कि इंटेस्टाइन के सबसे नीचे वाले पार्ट में, तो ड्यूरिंग स्टूल यहाँ से टच करता हुआ स्टूल आता है, तो यहाँ से जो अल्सर आता है उससे ब्लड आ जाता है। तो कभी पाइल्स की वजह से भी आ सकता है, तो कभी ट्यूमर की वजह से भी अल्सर आ सकता है, ब्लड आ सकता है इस अल्सर की वजह से। तो प्लीज घबराएं नहीं, तुरंत अपने डॉक्टर के पास जाएं और ठीक करें। तो मुझे लगता है कि ये वीडियो आपके लिए काफी फ्रूटफुल रहा होगा, और आज आपको समझ में आया होगा कि कैसे बहुत सारे कैंसर हमको इनिशियल स्टेज में नहीं पता लग पाते हैं। हमें जो बहुत ज्यादा एडवांस स्टेज में पता लगते हैं, और जो हमें एडवांस स्टेज में पता लगते हैं वो मोस्ट ऑफ द ट्यूमर लंग कैंसर है, गैस्ट्रिक कैंसर है, गॉल ब्लैडर कैंसर है, और एनल कैंसर है। ये ऐसे कैंसर हैं, कभी कभी ब्रेन ट्यूमर, ये ऐसे कैंसर हैं जो कि हमें जनरली एडवांस स्टेज में मिलते हैं, क्योंकि हम इसको हमारी जो नॉर्मल डिजीज होती है ना, उनसे हम मिसअंडरस्टूड कर जाते हैं। तो मेरी सभी बहनों से, अपने सारे फ्रेंड से यही विनती है कि आप कोई भी सिम्टम, किसी भी तरीके का सिम्टम, चाहे वो छोटा सा ही सिम्टम क्यों ना हो बॉडी में, अगर लगातार परसिस्ट कर रहा है, तो आप अपने स्पेशलिस्ट को जरूर दिखाएं, अपने डॉक्टर के पास जरूर जाएं, प्रॉपर चेकअप कराएं, प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन कराएं। क्योंकि अगर आप समय रहते इन्वेस्टिगेशन करा लेते हैं, तो हम बहुत ही अर्ली डायग्नोसिस कर पाते हैं, बहुत ही इनिशियल स्टेज में कैंसर को पकड़ पाते हैं, और उससे आपको भी उतना ही फायदा है जितना एक डॉक्टर को ये खुशी होती है कि इनिशियल स्टेज में ट्यूमर होगा तो वो उसे ज्यादा अच्छे से ठीक कर पाएगा, कम पैसों में अच्छा आउटकम देखने को मिलेगा, और आप हमेशा के लिए, जिंदगी हमेशा के लिए आप ठीक हो जाएंगे।
तो आज वर्ल्ड कैंसर डे पर मेरी आपसे एक ही विनती है कि प्लीज़ अगर कभी भी आपको अपने लिए अपनी बॉडी में या अपने फैमिली की किसी मेंबर में या अपने आस-पड़ोस में कोई भी ऐसा बंदा मिलता है, जिसको आपको लगता है कि कैंसर सिम्पटम्स हो सकते हैं, उसको तुरंत डॉक्टर के पास भेजें या प्लीज़ लेकर जाएँ और प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन कराएँ। तो हो सकता है हम अगर 10 नॉर्मल लोगों में से एक को भी अगर कैंसर होता है और अगर उसकी जान बचा सकते हैं, तो ये हमारे लिए बहुत ही खुशी की बात होगी। तो मेरा वर्ल्ड कैंसर डे पे आप सबको यही मैसेज है और अगर आपको मेरी और ब्रेस्ट कैंसर से रिलेटेड वीडियो देखनी हो, तो मैं उसका लिंक नीचे शेयर करूँगी। उसमें आप लिंक से वो ब्रेस्ट कैंसर की वीडियो खोलकर ब्रेस्ट कैंसर के बारे में पूरी तरह जान सकते हैं। और मैं यही कहूँगी कि अगर आपको किसी और टॉपिक पर जानकारी चाहिए तो आप प्लीज़ मुझे सजेशन बॉक्स में या कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं उस पर आपको वीडियो बना के दूँगी। पर प्लीज़ इन वीडियोज़ को शेयर करें, लाइक करें और सभी अपने फ्रेंड्स को शेयर करें जिससे उनको जनरल इन्फॉर्मेशन मिल सके और बेल ज़रूर नोटिफ़िकेशन ज़रूर रखें जिससे कि जो भी नई-नई वीडियो आती हैं, वो आपको मिलती रहें। थैंक यू।